बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले हमने बहुत सी मुख्तलिफ खेलों के बारे में आपसे गुफ्तगू ज़रूर करनी है और एक स्पेशल साहब हैं, उनसे भी आपका तारुफ जो है वो ज़रूर कराएंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्पोर्ट्स का आउटलुक देखें पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी आज मायूसी ज़रूर हुई है जब हमने ये सुना कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर जो हैं वो कैंप के अंदर उनकी फ़िटनेस जो है वो नहीं इतनी बेहतर थी। लेकिन उसको हम ज़रा डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स 360 में आपको बताएंगे एक बड़ी स्पेशल चीज़ के बारे में, उसका जो एक पूरा हवाला है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में देता हूँ। उसके बाद हमने आपसे बात करनी है आईसीसी वुमेंस T20 की आलमी रैंकिंग्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिनका जो नया एडिशन है रैंकिंग्स का वो रिलीज़ कर दिया गया है। उसमें पाकिस्तान की सादिया इकबाल जो हैं उनकी पहली पोजीशन है जब आप बात करते हैं बॉलिंग की, और बहुत ही शानदार उनकी कारकर्दगी रही है। हमने इससे पहले भी सादिया के बारे में बात की थी जब वो अनाउंस हुई थी नंबर 1 T20 बॉलर, हमने तब भी बात की थी और आज एक बार फिर तफसील में इसको हम डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर सादिया इकबाल जो है वो शी इज़ द नंबर 1 रैंक्ड T20 इंटरनेशनल बॉलर इन वुमेंस क्रिकेट। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में जहां पर पाकिस्तान की जीत का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अब पाकिस्तान ने अपनी 5वीं कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। टीम जो है वो पूल बी में टॉप करती रही, बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस खेले। ख़ास तौर पर मैं कहूँगा जिस तरह मेज़बान कोरिया को हराया एक बहुत बड़े मार्जिन से, तो बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। और ये नेटबॉल की टीम से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम पुरुम्मीद हैं कि ये इंशाल्लाह ताला ये जो टाइटल है अपने नाम करेंगी। सेमीफाइनल ऑफ कोर्स अब नॉकआउट मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो ग्रुप स्टेजेस अपने अख्ताम को पहुंची हैं। तो जब आप ग्रुप स्टेजेस से नॉकआउट्स में जाते हैं तो मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो उस प्रेशर को अगर अच्छे तरीके से हैंडल कर पाई तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट एक आध दिन में पाकिस्तान के लिए नेटबॉल की तरफ से आएंगे और ये एशियन यूथ टाइटल जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के नाम हुआ। इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले स्टूडियोज़ में जो हमारे मेहमान हैं उनसे आप बताते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू ठीक वेरी है। मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप थैंक सुनाएं? यू वेरी मच फॉर थैंक्स ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और हमारे एनालिस्ट भी हैं जनाब मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खुरम साहब? अल्लाह इज़ वेरी काइंड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हमने बड़ी स्पेशल चीज़ से आगाज़ करना है और मैं गलत नहीं हूँगा कि मैं अगर कहूँ कि एक नौजवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से PSL में कामयाबी रही है, जो पूरा जर्नी रहा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ साल पहले जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, जब हम इनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा कर रहे थे, तो मेरा सबसे पहला सवाल था कि इतने टफ टाइम के बावजूद आपकी ये पॉजिटिविटी जो है उसका क्या राज है। तो उन्होंने मुझे पूरा एक प्लान बताया था और वो सारा प्लान आज मुझे इंप्लीमेंट होते हुए नजर आता है और उसके सारे रिजल्ट्स भी मुझे नजर आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं PSL की फातेह टीम, चैंपियंस ऑफ PSL, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बल्कि मल्टीपल टाइम्स। और हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की, जिनके CEO हमें ज्वाइन कर रहे हैं। CEO ऑफ लाहौर कलंदर्स इज ज्वाइनिंग अस जनाब आतिफ राना। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने इतना खूबसूरत तारुफ करवाया। देखिए, सबसे पहले तो सना को बहुत ज़्यादा मुबारक कि वो हॉल ऑफ फेम में आई। और दूसरा ये कि आज जो है वो वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे है। और मैं समझता हूँ कि आपकी तहरीरें, आवाज़ें, कैमरे जो है, जो खेल के मैदान से शायकीन के दिलों तक जो खबरें पहुँचाते हैं, वही खेल की असल रूह को ज़िंदा रखते हैं। तो आप सबको बहुत मुबारक हो आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे से। थैंक यू वेरी मच आतिफ साहब। और मेरे ख्याल से जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद। आतिफ भाई, सबसे पहले तो मुझे करंटली बताइएगा, ट्रॉफी टूर जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी था। क्या रिस्पॉन्स रहा है लोगों का? इसमें कोई शक नहीं है जब हम कहते हैं कि द मोस्ट पॉपुलर PSL फ्रेंचाइज। देखिए सर, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ऑब्वियसली जब हम ट्रॉफी इस दफा जो जीते वो बड़ी स्पेशल थी, क्योंकि आपको पता है कि एक जंग हमारे हमसाय मुल्क पे छिड़ी थी। और जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी मुसल्लह अफवाज ने, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये ट्रॉफी जब हम जीते हैं तो उस वक्त लाहौर की पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ थी और जीतने के बाद 25 करोड़ होगी। तो 25 करोड़ आवाम का यौम तशक्कुर उन्होंने मनाया। ये उनका गिफ्ट है अपनी मुसल्लह अफवाज को। तो ट्रॉफी टूर तो सर आपको पता है, हमारा जब भी हम जीतते हैं कुछ नया करने की कोशिश करते हैं।
सो इस दफ़ा भी हम ऑब्वियसली ट्रॉफी जो है वो अल्लाह ताला की इनायत के बाद हमारे प्लेयर्स की मेहनत है, हमारे प्रोसेस की फतह है और हमारे करोड़ों चाहने वालों की दुआएँ हैं। तो इसलिए हम ट्रॉफी लेके इस दफ़ा ना सिर्फ हम पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर आपको पता है टॉम करन और सैम बिलिंग्स जो है वो जंग की वज़ह से उनको जाना पड़ा था। सो करन का एक गोल्ड आईफ़ोन था जो हमने उनको देना था, फिर उनके साथ ट्रॉफी की सेलिब्रेशन करनी थी। सो मैं, समीन और शाहीन जो है हम ट्रॉफी लेके और आईफ़ोन लेके उनके पास गए और उनके साथ एन्जॉय किया और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आए। तो नईम जो था हमारा पारा चनार से आपको पता है पाकिस्तान का एक रिमोट एरिया है कुरम एजेंसी का। सो वहाँ पे हम अपने ट्रॉफी लेके गए, फिर हम पारा चनार से हम सद्दा गए, सद्दा से टल गए, टल से हंगू गए, हंगू से कोहाट गए। तो आप यकीन करें कि पूरे वहाँ पे नौजवान इस तरह जुड़े कलंदर्स के साथ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। फिर वहाँ से हम ऑब्वियसली क्वेटा से हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा था। वहाँ पे हमने ट्रायल्स किए 5 दिन 4 दिन वहाँ पे ट्रायल किए बलूचिस्तान में और वहाँ से हमने 5 मेल्स की टीम बनाई और 2 फीमेल्स की टीम बनाई। और मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहता हूँ भाई कि हमें 10 साल हो गए प्लेयर डेवलपमेंट करते हुए। मेरा ख्याल है 30-40 शहरों में हमने पाकिस्तान में किया, मासवाए सिंध और बलूचिस्तान के। सो बलूचिस्तान जाके ये पता लगा कि यार लोगों में इतना टैलेंट है वहाँ पे। 8-10 हज़ार बच्चा 4-5 दिन में बच्चे-बच्चियाँ ट्रायल देने आए और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अंडर 15 के बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12 साल के, उनकी एनर्जी थी, क्या उनका पैशन था, क्या उनकी स्किल थी। सो हमने वहाँ पे हमने सोचा कि अंडर 15 की भी एक टीम बनाते हैं। तो वी एंडेड अप फॉर्मिंग 2 टीम्स कि वहाँ पे इतना टैलेंट था कि अंडर 15 की भी हमने 2 टीमें बनाई। बहुत ही ज़बरदस्त ये मॉडल है और मेरे ख्याल से आपका जो प्लेयर्स डेवलपमेंट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि जी ये जो पीडीपी है ये सबसे बड़ी कामयाबी रही है। मैंने खुद भी आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर विजिट किया था, मुझे याद है कि हमारी बहुत गुफ्तगू हुई इस बारे में और मैंने तब भी आपसे पूछा कि तब टाइम्स बड़े टफ चल रहे थे फ्रेंचाइज के लिए, तो आपने तब भी मुझे बताया कि देखें हमारी सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि हम प्लेयर्स कितने दे पा रहे हैं पाकिस्तान को। तो अगर इस साल की भी बात करें, जिस तरह नईम आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिस तरह आपने अभी बात की, तो ये जो पूरा एक थॉट प्रोसेस है, मैं चाहूँगा इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को एक बार फिर से ज़रूर बताइए कि जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ लाहौर कलंदर्स। देखिए, जब हम इस बिज़नेस में आए थे तो ऑब्वियसली क्रिकेट का आपको पता है मुझे तो शौक नहीं है इतना, ना मैं देखता हूँ। मैं अपनी फैमिली में वाहिद इंसान हूँ जिसने खुद से बिज़नेस शुरू किया, ग्रास रूट लेवल से काम करता था। तो एक चीज़ एहसास हुई कि यार नौजवानों को हमने एंगेज करना है। सो 2015 में मैं एंटरटेनमेंट के हवाले से कुछ करना चाह रहा था तो पीएसएल आ गई। तो इट वाज़ अ नो ब्रेनर और आपने लाहौर की टीम ऑब्वियसली जब आपने नौजवानों के दिल जीतने हैं तो आपके पास पाकिस्तान का दिल होना चाहिए। तो पाकिस्तान का दिल लाहौर है। तो इसलिए हमने लाहौर की टीम ली और फिर ऊपर से ये हुआ कि ऑब्वियसली एक एक टूर्नामेंट से तो आप नौजवानों को एंगेज नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कुछ शहर के लोग भी जालिम सन कुछ सानू वरंदा शौक भी सी। सो बात ये हुई कि हमारी आखिरी नंबर आया, 5वीं पिक थी हमारी। जब हम बाकी पिक कर लेते थे तो हमारी बारी आती थी और आपको अंदाजा ही है कि ड्राफ्ट में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनमें से एक इमर्जिंग कैटेगरी थी। सो हमें जो इमर्जिंग कैटेगरी में 2 प्लेयर मिले, एक 29 साल के थे, एक 31 साल के थे। और वो इतने कंपेटिटर नहीं थे जितने बाकियों के पास थे। तो हमें उस वक़्त ये कहा गया कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है। पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं, यही टैलेंट अवेलेबल है। तो फिर हम ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए कि ये मुल्क जो है, जो पाकिस्तान जो है, क्रिकेट पाकिस्तान को जोड़ती है और यहाँ पे इतना ज़्यादा पुरजोश यूथ है और एनवायरनमेंट है क्रिकेट की, तो ये कैसे हो सकता है कि टैलेंट ना हो? सो वो प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमने सफ़र शुरू किया। हमारे पास ऑप्शन थी कि हम दूसरी टीमों से प्लेयर तोड़ लेते, लेकिन हम उस तरफ नहीं गए। हमने जो वादा किया था, जो विज़न था, उस विज़न को अमली जामा पहनाने के लिए हम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गए, फिर हम कश्मीर में गए, फिर गिलगित गए, फिर फाटा गए, केपी गए। तो उसके बाद ऑब्वियसली 3-4 साल हमारी वो पोज़ीशन नहीं आई, हम बॉटम पे रहते थे। तो हमें अक्सर ये कहा जाता था कि इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, ये खेल तमाशे करते हैं, लाहौर का नाम डुबो दिया। लेकिन आपको पता है प्रोसेस पे हम बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला के बाद की कामयाबी अल्लाह ताला की, आपको मेहनत करनी चाहिए। सो फिर जब हमारे प्रोसेस से वो सामने बच्चे आना शुरू हुए, शाहीन हो गया, फ़खर हो गया, हारिस हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, कामरान गुलाम हो गया, ये जेडी हो गया, ज़मान खान हो गया, अभी सलमान मिर्ज़ा को आपने देखा, नईम को आपने देखा। सो एक लंबी लिस्ट है कि जो कि हमारे इस प्रोग्राम से आगे आए। तो जब शाहीन लंडी कोतल से कप्तान बना और चक सवारी से ज़मान खान जब हमारी टीम का हिस्सा बना, जो इमर्जिंग कैटेगरी में था और मैचेस लाहौर में शुरू हुए, तो फिर आपने देखा कि 4 में से 3 ट्रॉफीज़ जो है, वो लाहौरिया ने जीत ली। बिल्कुल ऐसे ही है और मेरे ख्याल से इतना ज़बरदस्त दौरा रहा है इन प्लेयर्स के इर्द गिर्द भी, ख़ास तौर पे जो फ्रेंचाइज का एक रिलेशनशिप होता है प्लेयर्स के साथ, वो बड़ा ही एक खूबसूरत मरला है जिसके बारे में हम हमेशा डिस्कस करना चाहते हैं। सना, आप कुछ पूछना चाहेंगे आतिफ से? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपकी मुबारकबाद का, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो एक दफ़ा फिर ट्रॉफ़ी जीतने की और इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम की। मैं एक सवाल ज़रूर जहन में है
मोहम्मद नईम जब ये सीज़न शुरू किया तो पहले 5 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके, फिर एक मैच के लिए उनको बिठाया गया। क्या बात की थी मैनेजमेंट ने उनसे, क्योंकि उसके बाद वो पकड़े नहीं गए किसी से भी। सना ये देखो, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे आपकी ये जो आपको जो हॉल ऑफ फेम में आप एंटर हुई है, तो इंशाल्लाह लाहौर कलंदर्स के साथ भी उसको सेलिब्रेट करेंगे। देखिए बात ये है कि हमने बिलीवेबिलिटी की बात है अपने प्रोसेस के ऊपर, अपने प्लेयर के ऊपर, अपने अल्लाह ताला के ऊपर, कि वो डेफिनेटली जो मेहनत है उसको जरूर रायगा नहीं जाने देते। सो जब 2017 में नईम हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बने और वन वे और दी अदर वो हमारे साथ इन टच रहे, कभी बैटल ऑफ कलंदर्स में रहे, कभी नबीबिया टूर किया, फिर क्लास ऑफ 2022 में रहे। सो वो ट्रेन हो रहे थे, लेकिन हैट्स ऑफ टू उस बच्चे के कि उसने कभी लालच नहीं किया कि मुझे अभी खिलाओ। तो इस दफा जब आप देखा उन्हें कैंप में शाहीन ने, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि इनका मुझे अच्छे लग रहे हैं। सो जब हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी तो अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाए उस तरह। तो वो चौथे मैच के बाद जाके वो काफी बॉक डाउन हो गए थे, तो फिर इसलिए हमने उनको कहा, आप भी क्रिकेट खेलती हैं, आपको पता है कि बंदा एक स्पेल में चला जाता है, तो हमने एक मैच उनको रेस्ट दिया और सिर्फ एक ही बात की कि यार बाकी के सारे मैचेस हम जितने भी खेलेंगे, आप जीरो भी करोगे ना तो आप खेलोगे। गो एंड प्ले योर गेम एंड हैव फन। और एक मजे की बात आपको बताता जाऊं कि इस दफा हमारे पास कोई कोच भी नहीं था एज सच, जो आपके लिए जरूरी होते हैं कई जगहों पे कि वो टिक इन द बॉक्स करते हैं। सो हमने प्रोसेस के थ्रू ये ट्रॉफी जीती, और मैं समझता हूँ कि इसलिए ट्रॉफी बड़ी अहमियत की हामिल है कि जिस प्रोसेस से हम डे वन से शुरू हुए थे, हमने उसका साथ नहीं छोड़ा और अपने प्लेयर्स पे बिलीवेबिलिटी नहीं छोड़ी। सना, आप इतनी क्रिकेट खेली हो, पाकिस्तान का इतना सर्व किया आपने, दुनिया क्रिकेट में आपका बड़ा नाम है, आपको पता है कि एवरी डे जो है वो आप 100 नहीं कर सकते, एवरी डे आप 10 विकेटें नहीं ले सकते। तो ये जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, हम रेडी हैं उसको शोकेस करने के, हार जीत से मुबर्रा होके। बहुत अच्छा जी, आपका ये सवाल है मैंने जान के इसीलिए पूछा है बिकॉज हम लोग थोड़े से बेसब्री, हमारी आवाम है, फ़ौरन हम परेशान हो जाते हैं कभी ऐसा हो तो ये जो एक अहलियत के ऊपर आप किसी को ज़्यादा मौका देते हैं और किसी को कम देते हैं, वहाँ पे क्वालिटी लाना ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो ये सवाल इसीलिए था ताकि लोग समझ सकें कि अगर किसी को हम बात करते टीम में लाना मुश्किल होना चाहिए और निकालना भी मुश्किल होना चाहिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इसकी भी कि आप लोग इस तरीके से प्लेयर्स को बैक करते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जो सबसे अहम हमने चीज़ इस पूरे पीएसएल में देखी, बहुत सारी हाइलाइट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, लेकिन ये किस्सा बहुत बार आतिफ भाई ने बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार फिर हम ये सवाल ज़रूर पूछें कि जो प्लेयर्स का और आपका जो इतना ज़बरदस्त एक कमराडरी है, एक रिश्ता है, जिसने सिकंदर रजा तक को जो है वो मजबूर कर दिया कि वो 3-4 फ्लाइट्स पकड़ के बगैर सोए डायरेक्ट ग्राउंड में आ गए और पीएसएल जीत के चले गए, ये इसके बारे में जरूर थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि वो बहुत ही एक जबरदस्त रिश्ता है प्लेयर्स के साथ। देखिए सर, बात ये है कि ऑब्वियसली प्लेयर्स जो हैं वो हमारे लिए सब कुछ है, और जब वो लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो कलंदर्स फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब आप एक फैमिली होते हैं तो फैमिली में आप दुख भी साथ सेलिब्रेट करते हैं, खुशी भी साथ सेलिब्रेट करते हैं, अचीवमेंट भी सेलिब्रेट करते हैं, चैलेंजेस को भी इकट्ठे मिलकर एड्रेस करते हैं। सो ऑब्वियसली एक फैमिली, जब कलंदर ब्रदर्स जो है वो एक फैमिली की तरह है। सो जब मैं समझता हूँ कि हम जितना भी शुक्रिया अदा करें, सिकंदर रजा का काम है, क्योंकि वो जिम्बाब्वे टीम के T20 के कैप्टन है, और जिस तरह उन्होंने बेलौस होके अपना, मतलब इस चीज से मुबर्रा होके कि सवारी कौन सी है और सफर कितना तवील है। मतलब इकोनॉमी क्लास से वो बर्मिंघम से अब दुबई आए, उससे पहले नॉटिंघम से बर्मिंघम गए, और फिर दुबई से अबू धाबी गए, अबू धाबी से फिर वो आए उधर लाहौर। और अब समझे कि मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले जब वो सेरेमनी होनी थी, नेशनल एंथम होना था, सो वो ग्राउंड में एंटर हुए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप पैसों से नहीं खरीद सकते, जो आप किसी को कोई लालच दे के नहीं खरीद सकते। ये एक ट्रू फीलिंग है जिसका क्रेडिट मैं समझता हूँ शमीन को जाता है और शाहीन को जाता है, कि जिस तरीके से उन्होंने अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया और पूरी दुनिया में एक बात साबित की कि एनवायरनमेंट अगर सही हो ना, तो फिर पारा चनार का नईम हो या लाहौर का सलमान मिर्जा हो, वो आपको मैच सिंगल हैंडली जिता के देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कप्तानी का एलिमेंट मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर इसके बारे में गुफ्तगू करें क्योंकि शाहीन हैज़ बिन अ फिनोमिनल लीडर फॉर लाहौर कलंदर्स, और मेरे ख्याल से जो उनकी पर्सनालिटी और मैच्योरिटी हमने आपकी पीएसएल फ्रेंचाइज के अंदर देखी है, उसके बारे में जो है वो पूरी दुनिया बात करती रही है। उसके बारे में ज़रूर बताइएगा क्योंकि वो एज अ कैप्टन भी आपके अंडर ग्रूम हुए और एज अ फास्ट बॉलर भी हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को
बहुत मच्योर किया। तो वो जो एक हम बात करते हैं कि कप्तान एक सेल्फलेस होना चाहिए, वो ट्रेड जो है हमें शाहीन में यहीं से नजर आया। देखिए, क्रेडिट जाता है शाहीन की फैमिली को, उसके पेरेंट्स को, और स्पेशली रियाज भाई को जो उसके बड़े भाई हैं। वो 2016 से हमारे साथ अटैच हैं। रियाज भाई जो है वो पिंडी जो हमारी डेवलपमेंट स्क्वाड थे उसके वो कोच होते थे। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन इज अ बॉर्न लीडर। ये हमारा बिलीफ भी है, हमारा एक्सपीरियंस भी है। और मैं जिस तरह उसने उस बच्चे ने तन तनहा, आपने देखा कि हमारी क्यादत जो है अजहर अली ने की, हमारी क्यादत क्रिस गेल ने की, ब्रावो ने की, और उसके बाद जो है वो एबी डिविलियर्स ने की, ब्रेंडन मैकलम ने की, मोहम्मद हफीज ने की। ये दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन वो रिजल्ट नहीं लेके आ सके। जब जो पहले सीजन में जब शाहीन कैप्टन बना तो उसने ना सिर्फ लाहौर को चैंपियन बनाया बल्कि बैक टू बैक जितवाया, बीपीएसएल की हिस्ट्री की पहली टीम बनी। सो मैं समझता हूँ ये तुक्के से नहीं हो सकता, ये फ्लूक से नहीं हो सकता। उस बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज है, वो बॉर्न लीडर है। और वो लीडरशिप स्किल, और मैं आपको बताऊं कि लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी होती है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, और दूसरा वो पूरी की पूरी अपनी सिस्टम को साथ लेके चलता है। और शाहीन के लिए जितना इंपॉर्टेंट मैं हूँ या समीन है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसके लिए उसका मैस्योर भी है, या उसके जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है वो भी है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखाया, पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि शाहीन कितना बड़ा लीडर है और कितना बड़ा वो दिलेर किस्म का प्लेयर भी है। और वो अपनी टीम के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर के बारे में जितनी भी बात करें वो कम है, और जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पीएसएल के बारे में ज़रूर बात कीजिए। यू बिन अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग एज अ फ्रेंचाइज। 10वां एडिशन था, बड़ा ही स्टेलर था, बड़ा अहम था। जिस तरह आपने कहा जो सिचुएशन चल रही थी रीजन के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स जिस तरीके से चैंपियन बनी तो पूरी दुनिया को एक ज़बरदस्त पैगाम गया। लेकिन इससे आगे आप क्या तजवीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग्स भी हुई हैं पीएसएल मैनेजमेंट के साथ फ्रेंचाइजीज़ की, कि आगे जो आने वाले एडिशंस हैं उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो हम नई देखने जा रहे हैं, और क्या चीज़ें एज अ फ्रेंचाइज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतर हो सकती हैं? ये बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कर लिया। देखिए, बात ये है कि ऑब्वियसली ये लीग शुरू करने का क्रेडिट जाता है नजम अजीज सेठी साहब को, कि जिन्होंने इस लीग की बुनियाद रखी। मेरा नहीं ख्याल कि उनके अलावा कोई ये रिस्क और ये करेज दिखा सकता था। और ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स ने डे वन से उनका हाथ थामा, जिस तरह नजम भाई ने खुद एडमिट किया अपने लास्ट हमारे इवेंट में पाकिस्तान हाई कमीशन में, कि अगर कलंदर्स ना होते तो शायद पीएसएल ना होती। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट पाकिस्तान का बना, जिसको पाकिस्तान के माथे का झूमर कहना जो है वो मुबालगा राय नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह यूथ एंगेज हुई, जो हमारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी थी या हमारा चैलेंज था, जिस तरह यूथ ने इसको सपोर्ट किया, जिस तरह पूरे पाकिस्तानी कौम ने इसको सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छी चीज तो कोई हो नहीं सकती थी। लेकिन ये हैविंग सेड दैट, इसके बेनिफिशियरी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना, प्लेयर्स बने, उसके बाद जो हमारे शायकीन क्रिकेट है वो बने, पाकिस्तान बना। एक ही पार्ट है जो इस वक्त तक चैलेंजेस से गुजर रहा है और इस वक्त तक वो लूज कर रहा है, वो फ्रेंचाइज है। सो उसके अंदर डेफिनेटली इसके मॉडल के बहुत से लेके बहुत से चैलेंजेस हैं। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह इतने सालों बाद हमारी एक करीना ख्वाहिश पूरी की कि स्टेडियम को रिवाइव किया, इसी तरह मैं समझता हूँ कि इसके मॉडल को भी इंशाल्लाह वो जरूर जरूर तवज्जो देंगे। वो मॉडल ये नहीं है कि उससे अली नकवी बेहतर हो जाएंगे, नदीम उमर बेहतर हो जाएंगे, सलमान इकबाल बेहतर हो जाएंगे, जावेद अफरीदी बेहतर हो जाएंगे, अली तरीन बेहतर हो जाएंगे, लाहौर कलंदर बेहतर हो जाएंगे। वो आपके मुल्क का प्रोडक्ट है, वो आपके मुल्क जो है उसको उसको बेहतर करेगा। और आपकी आने वाली जो इसमें स्पोर्ट्स के अंदर जो चीजें हैं, ऑब्वियसली क्रिकेट से शुरू करके फिर दूसरी तरफ भी जाया जाएगा। लेकिन इससे बहुत जरूरी है कि इसके मॉडल को हम एड्रेस करें, और जो 10 साल जिस चैलेंजेस के साथ हमने गुजारे हैं, उसका एटलीस्ट ये होना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को एक ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो पूरी दुनिया के, कि यार इससे अच्छी लीग पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रूर कॉन्ट्रडिक्टरी एक चीज़ ज़रूर आती है कि बहुत से लोग, एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो हमेशा कहता है कि जी फ्रेंचाइज क्रिकेट पर बड़ा फोकस रहता है, या प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ बड़े एक किस्म के आपको ज़रा ज़्यादा उस जोश में नज़र आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जितना कुछ फ्रेंचाइज क्रिकेट ने पिछले 10 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरीके से प्लेयर्स फीड किए हैं, खासतौर पर जब हम लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से हम सबको जो है वो उस रोल को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह आतिफ भाई ने भी कहा कि अगर आप पिछले 10 साल का रेवेन्यू मॉडल उठाकर देखें तो फ्रेंचाइजेस लॉस में रही हैं, लेकिन उसके बावजूद देव स्टेड कमिटेड टू द फैक्ट। तो आई थिंक जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जितनी हमारी 6 फ्रेंचाइजीज हैं, वो तमाम जो लोग हैं
वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आतिफ भाई, आखिर में मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर्स का क्या पैगाम है अपनी फ़ैन बेस के लिए, क्योंकि ये फ़ैन बेस सिर्फ लाहौर में या पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, पूरी दुनिया में मौजूद है। ख़ास तौर पर तो मैं हैरान होता हूँ कि जब हम इस्लामाबाद में इतने फैंस देखते हैं लाहौर कलंदर्स के, तो हमें लगता था कि शायद सिर्फ हम ही गिने चुने लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक फ़ैन बेस इवन वफाकी दारुल हुकूमत में है और फिर बैनुल अक़वामी है। तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मेरा एक ही पैगाम है उनके लिए कि पहला डेकेड जो था पाकिस्तानी यूथ में हमने क्रिकेट के नाम किया और क्रिकेट की डेवलपमेंट में और क्रिकेटर्स की डेवलपमेंट में काम किया, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट हो। सो अगला जो डेकेड है वो फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम हम करने जा रहे हैं। उसमें हम फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना एक चैप्टर खोल रहे हैं और नौजवानों से कह रहे हैं कि वो आए, इस ऐप का हिस्सा बने और वो बताएं हमें कि उनका शौक सिंगिंग में है, एक्टिंग में है, कंपेयरिंग में है, एंकरिंग में है, कंटेंट राइटिंग में है, वीडियो एडिटिंग में है, यू नेम इट। पाकिस्तान के हर शोबे में वो बताएं कि उनका शौक क्या है, तो हम उस शोबे में उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं और अगले 10 साल हम पाकिस्तान की यूथ के नाम करना चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, फनून लतीफ़ा का मैदान हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें हम दुनिया को दिखा सकें कि जरा नम होते ही मट्टी बड़ी जरखेज। डेफिनेटली आतिफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक बार फिर आपको पूरी फ्रेंचाइज को बहुत मुबारकबाद हो एंड आई वुड से ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानीज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लाहौर कलंदर्स। जी, तो ये थे सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना, जिनकी गुफ्तगू आपने तमाम जो है वो सुनी। और मेरे ख्याल से ख़ास तौर पर जब हम प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं या जब अब नेक्स्ट मॉडल की वो बात कर रहे हैं जो फ्रेंड्स ऑफ कलंदर के नाम से अब एक इनिशिएटिव जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है, तो इस बारे में मेरे ख्याल से एक पूरा एक माइंडसेट, एक पूरा थॉट प्रोसेस है, एक पूरी टीम की मेहनत है जो हमें नज़र आती है। और आई थिंक सना, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हम प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। इवन ऑफ पीएसएल जब हम बात करते हैं कि जी फ्रेंचाइजीज क्या कर रही होती हैं, तो उसमें सिर्फ लाहौर कलंदर्स एक वाहिद फ्रेंचाइज है जो आपको ऑफ सीजन भी नजर आती है। देखिए, ये प्रेजेंस होना एक फ्रेंचाइज की ऑन ग्राउंड, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसकी वजह से ऑब्वियसली जिस तरह हम मोहम्मद नईम की बात करते हैं, ज़मान खान की बात करते हैं, इन लोगों की ना सिर्फ इन प्लेयर्स की ज़िंदगियां बदल गई बट कि आने वाले जो जनरेशन है उनको एक पाथवे बड़ा अच्छी तरह से मिल गया कि उनकी प्रेजेंस की वजह से कि अच्छा हम इस कैंप में जाके या इन जगहों पर जाकर आगे जा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप वुमेंस क्रिकेट में देख लें या मेंस क्रिकेट में देख लें, जब ये चीज़ नहीं होती तो सारे हर कोई कहता है हमने ज्वाइन कैसे करना, हमने क्रिकेट में आना कैसे। तो हम जो बात करते हैं कि पीएसएल को आपने एक शॉर्टकट बना लिया, बट ये एक चीज़ ज़रूर है कि ये टेंजिबल हो गया कि आपको एक रास्ता मिल गया कि अच्छा हम अगर इस कैंप का हिस्सा बन गए तो हम लोग किसी न किसी तरह सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। वरना सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है अब, सिलेक्शन का ऊपर आना, सिलेक्टर्स इतने बदलते हैं, आपने एक सीज़न में परफॉर्म किया और सिलेक्टर बदल गया तो याद भी नहीं रहना अगले सिलेक्टर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रास रूट लेवल पे, हम बार बार बात करते हैं कि आप दुनिया की कोई भी स्पोर्ट उठा लें, दुनिया का कोई भी फील्ड उठा लें, जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर जब काम होना शुरू होता है तो ऊपर रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली फोकस ज़्यादातर बाहर रहता है। तो आई होप कि बाकी फ्रेंचाइजेस भी जाएं और इसी तरीके से ग्रास रूट पे काम करें। ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब ये कोयटा तक जा रहे हैं जो इन्होंने अपने प्रोग्राम्स में बताया, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप एक ख़ास, ठीक है नाम आपका लाहौर कलंदर ज़रूर होगा लेकिन आप एक ख़ास हिस्से से पाकिस्तान के टैलेंट नहीं ले रहे, क्योंकि पाकिस्तान है, ये लीग पाकिस्तान की लीग है। तो अगर हम बाकी हिस्सों से भी वो टैलेंट लेके आए, कश्मीर से भी गए थे सलमान इरशाद को अगर देखें तो वो भी इनका हिस्सा रहे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप सारे प्रोविंसेस को भी कवर करें और उन एथलीट्स को एक एक्सप्रेस करने की जगह मिले। और आई थिंक उनको सेलिब्रेट करना वैसे बड़ा ज़रूरी है, उन सारे प्लेयर्स को, उनकी आइडेंटिटीज़ को। उन्होंने अभी तो ऐलान कर दिया लाहौर कलंदर्स ने कि वो सना मीर का आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है उसकी बाकायदा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो आई थिंक अनदर गोल्ड आईफोन इज़ ऑन इट्स वे। बट ये बड़ा ज़रूरी है कि यार आप जो सना बात करें उन प्लेयर्स की आइडेंटिटीज़ को सेलिब्रेट भी करें। फिर उन्होंने ट्रॉफी अगर वो नईम के घर लेकर गए या शाहीन के इलाके में लेकर गए तो उन्होंने बताया कि हम उस इलाके को ओनरशिप दे रहे हैं। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, क्योंकि जब भी आप किसी भी फ्रेंचाइज की बात करें, किसी भी टीम की बात करें, जो ऑनरशिप होती है वैसे होती है कि ये नहीं कि वो उस टीम का हिस्सा रहा है, जीत के बाद आप उस जो ट्रॉफी आपने जीती हुई है उसके घर तक आप लेके जाते हो, उसके इलाके में आप लेके जाते हो। ये नहीं कि आप शहर तक महदूद करते हो, आप उसके गांव देहात तक लेके जाते हो, ताकि एक ऑनरशिप होती है किसको हम ओन करते हैं। और अच्छी बात है कि लाहौर कलंदर ने, एक बात तो हकीकत है, देखें 6 फ्रेंचाइजेस की बात करूँ, हमेशा हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जिंदा अपने आप को रखा हुआ लाहौर कलंदर ने रखा हुआ है। चाहे वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तहत आप बात कर लें, चाहे वो जितना पूरा साल कोई ना कोई एक्टिविटीज़ लगा के रखते हैं,
हारिस रऊफ आपको याद है, बेशक इनका अपना प्रोडक्ट बने थे, लेकिन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां से आपको हारिस रऊफ नजर आया था, तो उन्होंने मेहनत बहुत की थी उसके पीछे। तो एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट एक सीध एक प्लेयर को मिलती है। वहाँ आज भी आप चले जाएं इनके हाउस में जहाँ पर ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, प्लेयर्स को एटलीस्ट एक आस आ चुकी है कि यार अगर परफॉर्म करूंगा तो यार शायद मैं लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट अगर इनकेस ना भी कर सकूं तो प्लेयर डेवलपमेंट के हिसाब से जिम्बाब्वे में आपको पता है सीरीज खेलते हैं, वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर लूंगा, गेन कर लूंगा। एक्सपीरियंस से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इन लोगों ने उन प्लेयर्स को खास करके उठाया जो एक होता है ना कि सेल्फ बिलीफ की आप बात करते हैं। जमान खान क्योंकि हमारे साथ बचपन से रहा है, मुझे उसका आइडिया है कि उसको जब किसी ने पिक नहीं किया था, लाहौर से पहले वो केपीएल भी खेला, उसमें काफ़ी मशहूर हुआ। उससे पहले मुझे याद है मुल्तान सुल्तान का एक एग्जीबिशन मैच हुआ था जब अशर शॉन के पास टीम थी, उसके अंदर वो खेला था, तो वसीम अकरम की टीम के अंदर था, तो कमेंटेटर्स ने बहुत बात की थी उसके ऊपर। उस प्लेयर को अगर मैं देखूं वहां से ग्रूम करके लेके जाना लाहौर कलंदर, फिर पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना, बहुत बड़ी जर्नी है। इस जर्नी को कैरी ऑन करना आसान नहीं होता प्लेयर के लिए भी और खास करके फ्रेंचाइज के लिए भी। दैट मीन्स कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है कि आपको प्लेयर्स को साथ लेके चल रहे हो। थिर्डली आप शाहीन की बात कर लें, आपके पास याद हो ताहिर बेग इनके पास लड़का होता था ओपनर, उसको ग्रूम किया। नेम की आप बात करें, सबसे जो परफेक्ट चीज़ लगती है एक फ्रेंचाइज की, मैंने कहा ना जो समझदार फ्रेंचाइजेज होती हैं, फ्रेंचाइज में खुद भी काम करता रहा हूँ, ठीक है बिजनेस मॉडल है, 1 महीना है 2 महीने है, वो बिजनेस कहते हैं कि यार अगर लगाया तो उसमें हमें कुछ ना कुछ रिवर्ट भी हो। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो फ्रेंचाइज जो समझदार होती है, जो लाहौर कलंदर करती है, वो देखती है पाकिस्तान के पास ओपनर की कमी आ रही है, किसकी कमी आ रही है, लेट्स वर्क ऑन इट। यानी वो जो गैप है उसके ऊपर है। नेम आप देखें ना, आपने देखा पहले मैचेस के अंदर फ्लॉप, आज भी मैं कहता हूं उसमें कुछ फ्लॉज जरूर हैं कि ओपन रेट शॉट्स नहीं है, टाइम लगेगा उस लड़के को, नया लड़का बिल्कुल ऐसे ही, बट लेकिन आपने भरोसा किया उसके ऊपर। कॉन्फिडेंस जो है वो आपको किस तरह बहाल करना है, ये फ्रेंचाइजीज के अंदर आपको बड़ा जबरदस्त मॉडल नजर आता है। खुरम, आपने भी आप पीसीबी का भी जब हिस्सा रहे हैं, आपने फ्रेंचाइजीज की पूरी डेवलपमेंट सीजन 1 से लेकर 10 तक देखी है। व्हाट हैज मेड लाहौर कलंदर सो स्पेशल? देखें, सबसे पहले तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से लाहौर कलंदर की कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली देखें डे 1 से मैं मुंसलिक रहा, जब PSL 1 हुई तो उस वक्त लाहौर कलंदर ही स्पेशल था कि जिसने सबसे ज़्यादा बूस्टअप दिया। खासकर ऐसा क्रेडिट जाता है राना ब्रादरान्स को, फिर इनके जो बड़े भाई हैं राना फवाद, जिस तरह से उन्होंने आके जेल की और एक लाहौर कलंदर को उन्होंने ब्रांड बनाया। लेकिन खाली सिर्फ लाहौर कलंदर को ब्रांड नहीं बनाया, उसके अलावा आप अगर देखें जिस तरह उन्होंने बात की कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से जिस तरह सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, फिर जिस तरह से इन्होंने जाके टैलेंट को जाके ढूंढा है, खासकर पहले कश्मीर में गए, फिर उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाए, फिर जैसे जैसे जर्नी चलती गई तो फिर इन्होंने एक जूनियर्स के हवाले से भी इन्होंने लीग करवाई थी लाहौर के अंदर ही, खदाफी स्टेडियम के अंदर। उसके अंदर 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, वो भी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हुई थी। फिर इसके अलावा जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि मैं ज़रूर कहूँगा कि वो PCB भी लैक कर रहा है। जो उनके पास फैसिलिटीज़ हैं स्पेशली मॉडर्न डे के हवाले से, उनके पास आप खासकर जो एनालिस्ट विंग का सेटअप जाके देखें, दूसरे देखें, फिर उनके पास जो मशीनरी है, खासकर आप फिजिकल ट्रेनिंग के हवाले से जिम वगैरह देखें, बहुत ही ज़बरदस्त उनके पास इक्विपमेंट है। बिल्कुल। और जिस तरह से ये प्लेयर्स को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं, और मैं ज़रूर कहूँगा कि ये हमेशा हर सीज़न में एक ना एक नया टैलेंट ज़रूर देते हैं। अब इस एडिशन में आपको जिस तरह नईम नज़र आया, पीछे आप देखें पास में जाएँ, फ़खर ज़मान आए, हारिस रऊफ़ आए, शाहीन आए, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और वही टीम है जो 3 दफ़ा टाइटल विन कर चुकी है, जिस तरह से नेल बैटिंग आखिरी जो फाइनल जीती है, ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही है। बिल्कुल है, और मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स हैज़ बीन अ स्टैंड आउट फ्रेंचाइज, और जितनी भी उनकी फ़ैन बेस है, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, एंड इट्स अ वेरी लॉयल फ़ैन बेस जिसकी हम बात करते हैं। अब मज़ीद कुछ चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो ICC की जो रैंकिंग्स हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। वुमेंस T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग्स का जो नया एडिशन है, सादिया इकबाल इज़ द नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बॉलर, जब वो अनाउंस भी हुई थी इस बारे में भी हमने गुफ्तगू की थी। बट थ्रू आउट अ करियर हाउ वुड यू एनालाइज सादिया इकबाल, आपने क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज, तो कैसा देखा आपने इनका करियर? आई थिंक एक तो सबसे उनकी अच्छी चीज़ है कि वो मेहनती बहुत हैं और किसी जगह जाके ठहरती नहीं है। उनको जब नंबर 1 भी अनाउंस हुई तो उसके बाद भी वो यही कही थी कि अब मैं लड़कों के साथ खेलूंगी, अब मैं अपनी गेम में ये चीज़ ऐड करूंगी। एक तो उनकी हाइट बहुत अच्छी है एज ए स्पिनर, और कंट्रोल भी बहुत अच्छा है उनका, और एक्शन काफ़ी ईजी है, रिपीटेबल एक्शन है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई। और फिर आपको क्रेडिट यहाँ पर कप्तान और कोचेस को भी देना होगा कि साथ उनको नए बॉल से जब से इस्तेमाल किया है, वहाँ पे वो और ज़्यादा लीथल T20 क्रिकेट में हो गई। क्योंकि आपको पता है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जिस वक्त आते हैं वो अपना आर्म बॉल भी यूज़ कर सकती है, फिर उसको थोड़ा सा वो भी कर देती है, फ्लाइट भी कर देती है, तो वो आर्मरी उसके पास पूरी है, इंटेलिजेंट बॉलर है।
और सबसे अच्छी बात है कि मेहनती बहुत है, किसी एक जगह पे जाके उसने रोका नहीं है ख़ुद को। जब भी मैच से पहले भी मुलाकात होती है तो उस ग्राउंड के हवाले से सवाल होंगे, अक्सर हमारा कमेंट्री भी होती है लड़कियों की क्रिकेट के ऊपर, तो मैच से पहले उस ग्राउंड के सवाल, दूसरे प्लेयर्स के सवाल। सो ऑलवेज आप 5 मिनट के लिए भी 10 मिनट के लिए भी उससे मिलो तो आपको नज़र आता है वो सीखना चाह रही है और सीखना चाह रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है किसी प्लेयर के अंदर, और आई होप कि वो काफ़ी देर रहें इस नंबर के ऊपर, और आई होप कि मैचेस भी मिलते रहें। पाकिस्तान को भी बड़ी खामोशी है वुमेंस टीम की तरफ से, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्टूबर में वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, तो आई होप कि जल्दी हमें उनको इन एक्शन में देखने को अच्छा, इट्स वेरी स्पेशल फॉर अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, फॉर अ स्पिनर टू बी रैंक्ड एज द नंबर 1 T20 बॉलर, क्योंकि T20 जब आई थी इट वाज कंसिडर्ड अ बैटर्स गेम। आप खुद एक स्पिनर रही हैं, तो स्पिनर को कंटिन्यूसली इवॉल्व करना पड़ता है, वरना आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए नए बॉल से जो इनका यूज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी अगर आप स्पिनर्स देखें, दीप्ति शर्मा हो गई, हेली मैथ्यूज़ हो गई, जो टॉप रैंकिंग में रहे, निदा भी थी, अना ममीन थी हमारे पास टॉप रैंक, सादी यूसुफ थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जिस वक्त टॉप रैंकिंग में आना है, पहली नंबर 1 तो ये हुई है T20 में, बट ओवरऑल जब आप स्पिनर तीनों हिस्सों में बॉल कर सके, कि वो नया बॉल भी पावर प्ले में कर सके, मिडल ओवर्स में भी आ सके, और फिर डेथ में भी अगर आप उसको यूज़ कर सकें, तो ऐसे स्पिनर्स बहुत कम होते हैं। क्योंकि आपको पता है वुमेन्स क्रिकेट के अंदर एक्स्ट्रा एक फील्डर अंदर होता है, 5वां फील्डर अंदर होता है, उसमें एज ए स्पिनर इस तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आपके पास 5 फील्ड्स बाउंड्री पे होते हैं तो स्पिनर के पास बहुत ऑप्शन होता है कि वो फ्लाइट कराए, एक साइड पैक करके बॉलिंग करे, पर यहाँ पर हमेशा एक बाउंड्री जो होती है वो अवेलेबल होती है। तो किसी भी स्पिनर को इस जगह तक पहुँचने के लिए उसका कंट्रोल होना हाथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करना, और सादिया में ये क्वालिटीज़ बिल्कुल मौजूद। बिल्कुल। खुरम, आप क्या कहना चाहेंगे सादिया इकबाल के बारे में? शी स्टिल द नंबर 1 रैंक बॉलर, लेकिन आई थिंक एक बड़ा अच्छा ओमन है पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के लिए कि हमारी एक बॉलर जो है वो दुनिया में नंबर 1 है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ग्रास रूट से आई हैं, सही सना ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं, और जिस तरह से उनकी एक जर्नी स्टार्ट हुई और नीचे लेवल से उन्होंने आके काफ़ी बूस्ट किया है, और ख़ासकर जिस तरह से जिस लो ट्रेजेक्ट्री में बॉल करती हैं, स्लो अपना लेफ्ट आर्म ऑटवर्ड एक्शन, टोटली उनका डिफरेंट एक्शन है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्शन है। और जिस तरह से T20 में और ख़ासकर वनडे के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और बैक टू बैक परफॉर्मेंस देती आई है। फिर इसके अलावा जो डोमेस्टिक में होती है नेशनल वुमेन क्रिकेट, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल। वैस फॉर अ स्पिनर इट्स डिफिकल्ट इन T20 क्रिकेट, लेकिन जिस तरह वो कह रही हैं कि सादिया कंटिन्यूसली शी इज़ रेडी टू लर्न, और आई थिंक पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका एक नाम जो है, ऑब्वियसली बहुत से नाम हैं जो ग्लोबली डिस्कस होते रहते हैं, इससे पहले भी हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आई थिंक एक बहुत अच्छा वुमेन है पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के लिए। स्पिनर का ना ही पूछो, 4 दफ़ा आउट हो चुका हूँ, तो मुझे स्पिनर थोड़े से लगते हैं, लेकिन वहाँ ना लाइट नोट। लेकिन यार फिर मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ इस सेंस में है कि जो कप्तान ने बात की कि आपके पास ज़्यादा मैचेस नहीं हैं, अपने आप को सर्वाइव करना, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों, नंबर 1 रैंकिंग पे रहना एक खुद एक आर्ट भी होता है और मुश्किल भी होता है। आपको नंबर 1 रैंकिंग मिली है, शी हैज़ बीन अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान टीम। आज भी फिर वो बात छेड़नी पड़ती है कि यार सेकेंडरी सब्जेक्ट तो है। देखें ना, अभी आपका श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप है, आपके अभी तक कोई तैयारी नहीं है, ना पता है कि कैंप कब लगना है, क्या आपने जाके पाकिस्तान श्रीलंका में जाके खेलना है। मेंस की तो हम बात कर रहे हैं ना, इतना ही इंपॉर्टेंट फीमेल क्रिकेट के लिए भी है, जहाँ पर आपकी टीम ने जाके न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, आपकी टीम ने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वर्ल्ड कप जैसे मैचेस बड़े क्लोज जाके आपको पता है हमने हारे हैं, शायद पिंच हिटर्स नहीं थे हमारे पास, कोई ना कोई मामला चलते रहे, आपकी टीम ने उसके ऊपर भी काबू पाया। तो दैट मीन्स कि अगर आप इनको प्रॉपर रिसोर्सेज देते हो तो आपके पास फीमेल्स हैं जो कि दुनिया के अंदर डोमिनेट कर सकती हैं। मसला फिर वही आता है कि रिसोर्सेज नहीं है, इतनी ज़्यादा सीरीज़ नहीं है। मैंने कहा ना कि नंबर 1 रैंक तो आपके पास है, इसको कैरी ऑन करना थोड़ा सा टफ सिचुएशन ज़रूर होती है। मेंस क्रिकेट में तो ये ना कि आपके पास बैक टू बैक सीरीज़ हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसका मार्जिन जेन में होता है, यहाँ पर उसको कैरी करना मुश्किल है। लेकिन हैट्स ऑफ है, क्योंकि पाकिस्तान का वो लीडिंग एक मैं कहता हूँ कि एक फिगर आपको नज़र आता है जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही हैं। फिर आप आज भी पाकिस्तान, अगर चले एशियन रीजन की मैं बात कर लूँ, आज भी पाकिस्तान जो डेवलपिंग नेशंस हैं खासकर क्रिकेट के अंदर, जैसे यूएई आप कर लें या आप ओमान की बात कर लें, हम अभी भी बहुत पीछे हैं कुछ हद तक। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, ठीक है हमारा क्रिकेट बोर्ड बहुत पुराना है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, मैं फैसिलिटीज़ के बारे में कह रहा हूँ। आज भी फीमेल्स को फैसिलिटीज़ नहीं है। हम तो यहाँ बैठ के स्कूल क्रिकेट की बात करते हैं ना, कभी आप स्कूल क्रिकेट के अंदर स्कूल के अंदर जाओ तो लड़कियाँ बेचारी जो छोटी बच्ची हैं वो हमसे जवाब मांगती हैं कि हम कहाँ जाएँ, हम भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमने फैसिलिटीज़ नहीं रखी हुई हैं अभी भी उनके लिए। हम शायद दूसरे डाइवर्ट कर देते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, बैडमिंटन में चले जाओ, जो क्रिकेट खेलना चाहती है ना उसके पास इक्विपमेंट्स हैं, ना उसके पास इस्लामाबाद जैसी जगह के अंदर हमारे पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मुझे बताएं कि मैं अगर फीमेल क्रिकेट एकेडमी की बात करूँ कि वहाँ जाके फीमेल जो उनसे ट्रेन कर सके। इन चीज़ों को भी सोचना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप सर्वाइव करें फीमेल क्रिकेट के अंदर।
तो आई गेस दिस इज द राइट टाइम। आपके Primary डायरेक्शंस अच्छे हैं, subject. ये प्राइमरी मैं सब्जेक्ट तो है कब यार। से कह रहा हूँ कि जब तक आप इसको एज ए सेकेंडरी सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे ये आप नहीं बेहतर फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे स्पोर्ट्स की बात करते हो, ठीक है, मामलात मुझे पता है कहीं आपकी टॉप नॉच एथलीट्स परफॉर्म कर रही हैं, कहीं नहीं कर रही हैं, लेकिन यार जितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जितने आपके पास वसाइल हैं, फीमेल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ यार, उस लेवल के ऊपर जाके उस लेवल पे थोड़ा बहुत भी compete करना लिटरली हैट्स ऑफ है। बैठ के बाहर आप भी खेलते हो, कप्तान तो चलो पाकिस्तान लीड किया, मैं टीम्स का हिस्सा रहता हूँ, वो रहे हैं पीसीबी का, बाहर बैठ के बहुत आसान है इंसान के लिए क्रिटिसाइज करना, यार वो क्या कर रहा है वहां जाके। जब उस पोजीशन के अंदर बैठे हो, उस पोजीशन में आपको समझ आती है कि यार प्रेशर कितना है, आपको पता होता है कि पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा है, उसके ऊपर जाके लड़कियां आपकी परफॉर्म करके देती हैं, तो यार इनसे बड़ा हीरो नहीं है। आपको समझना पड़ेगा इसको खुदारा सेकेंडरी सब्जेक्ट से आई थिंक निकालना है। दुनिया जो है वो इक्वल पेस की तरफ चली गई है और हम अभी भी वो डेवलपमेंट की बात करें तो खुरम क्या वजह है कि ऑल्दो के बहुत सी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं लेकिन अभी भी उस तरीके से हमें वो डेवलपमेंट नहीं नजर आती वुमेन्स क्रिकेट। बिल्कुल, हालांकि देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट भी कर रहा है वेमेन क्रिकेट के ऊपर, और सना बेहतर बता पाएंगी कि देखें सिर्फ ऊपर चेयरपर्सन जो चेंज होती हैं, अगर नीचे देखा जाए तो विमेन का जो मैनेजमेंट है वो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट होते जा रहे हैं, और एक मोर देन 2 डेकेड्स से मैं खुद उनको देख रहा हूँ कि वही लोग जो रूल कर रहे हैं, बस यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। और अभी जिस तरह से इनिशिएटिव लिया काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, खासकर मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ विमेन क्रिकेट पे, जिस तरह से 85 डोमेस्टिक प्लेयर्स को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, और दूसरा उसके अलावा थोड़ा इन्हांस भी किए इनके स्टाइपेंड्स वगैरह। हालांकि इनकी फैसिलिटीज़ वगैरह जो है ना वो करनी चाहिए जिस तरह से आपकी अकॉर्डिंग टू द मेल क्रिकेट जो है ना वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, और ख़ासकर जिस तरह से आपने देखा अभी थोड़ा सा इशू भी आया था डेलीज़ के हवाले से, इस तरह की चीज़ें जो है ये सॉर्ट आउट करनी चाहिए। और देखिए अब आपके पास एक रोल मॉडल मौजूद है, खासकर वेमेन क्रिकेट में जिस तरह से सना होके आई हैं, तो प्लेयर्स के लिए ये एक समझिए एक मशर राह है, और दूसरी क्रिकेटर्स भी आए हैं, वो भी सना मीर बने हैं, और काफ़ी सारे पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन पहले विमेन क्रिकेट के अंदर मैं सच्ची बात है कहता हूँ कोई रोल मॉडल नहीं था, अब इनके पास है। और ख़ासकर पाकिस्तान के जिस तरह अकेडमीज़ हैं, कैपिटल में भी अकेडमीज़ होनी चाहिए, खाली अनाउंस नहीं करनी चाहिए, फिजिकली भी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी बिल्कुल है। बिल्कुल रोल मॉडल तो मैं तो काफ़ी अरसे से जानता हूँ, काफ़ी अरसे से हैं रोल मॉडल, अभी की सिर्फ नहीं है, अभी तो सिर्फ आईसीसी ने बता दिया कि भाई हमारी भी हॉल ऑफ फेमर है, लेकिन आई थिंक ऑन ग्राउंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं जो हम बातें कर रहे हैं। देखिए ये हमारी एक माइंडसेट तो है कि जब तक बाहर का ठप्पा ना लगे ना हम कम लोग मानते, तो अब बाहर का ठप्पा लग गया, सर्टिफाइड हो गया। देखिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जब मुझे आज भी कहीं से फ़ोन आता है, कहीं से किसी प्रोजेक्ट को इंडोर्स करने की या ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात आती है, तो मुझे हमेशा मेरा एक पॉलिसी होती है कि जी मैं देखना चाहती हूँ, मैं टाइम गुजारना चाहती हूँ आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, मैं उनको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, फिर मैं उसका हिस्सा बनूंगी। होता क्या है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बहुत बड़े बड़े फंड्स अनाउंस हो जाते हैं, इवन फ्रेंचाइजीज के अंदर भी हम ब्रांड एम्बेसडर्स ले आते हैं, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ है, किस फ्रेंचाइज की अब तक टीम बनी है। आई होप जिस तरह अब लाहौर कलंदर तो ऑब्वियसली उन्होंने शुरू कर दिया है कि वुमेंस की टीम को भी साथ साथ वो सिलेक्शन कर रहे हैं, और हमें देखने को मिलेगा, होपफुली हम देखेंगे बिग बैश में, WBBL में कोई पाकिस्तानी की भी लड़की वहाँ पर जा रही हो। तो जब तक हम ओनरशिप नहीं लेंगे, हम सवाल तो करते हैं कि यह परफॉर्म क्यों नहीं करी, पर आप पहले गुड़ डालेंगे तो चीज़ मीठी होगी ना, पहले आप प्लेयर्स को सपोर्ट करें फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारी चाहे वुमेंस क्रिकेट हो, चाहे बाकी सारी एथलेटिक्स हो, बाकी हर स्पोर्ट, पहले प्लेयर परफॉर्म करता है फिर हम उसको सपोर्ट करते हैं, और इस माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा। ये माइंडसेट है जो लाहौर कलंदर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो पहले सपोर्ट करते हैं, फिर जब वो परफॉर्म करना शुरू करता है तो दुनिया देखती है। तो पूरी दुनिया में जब आप स्पोर्ट्स चला रहे होते हैं तो यही प्रोसेस है कि आप पहले प्लेयर को स्पॉन्सरशिप ला के देंगे, पहले उसके सारे मुश्किल हालात जो उसके इर्द गिर्द हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करेंगे, फिर वो प्लेयर परफॉर्म करना शुरू करते हैं और उसके टैलेंट को आप सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो अनलेस हम वुमेन्स क्रिकेट को भी इस नज़र से देखना शुरू करेंगे, आप जेंडर को हटा दें, आप टैलेंट देखें, आप देखें अगर किसी प्लेयर के अंदर टैलेंट नज़र आता है, आप बात करें। तो जब दोनों ने जैसे बात की कि एकेडमीज़ का होना, ऑन ग्राउंड होना, उसमें अच्छे कोचेस का, अच्छी फैसिलिटीज़ का होना, वो रनिंग एकेडमीज़ हों, वहाँ पे बॉल्स जो आप प्रोवाइड करें वो वुमेन्स क्रिकेट के स्पेसिफिक बॉल्स हों, वहाँ इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करें वो वुमेन्स क्रिकेट से स्पेसिफिक हो, तब मज़ा आता है एकेडमी चलने का। अगर आपने एक नेट में 2 घंटे का बस टाइम दे दिया लड़कियों को और वहाँ पे 100 लड़का वहाँ पर हुआ तो नहीं भेजेंगे पेरेंट्स वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, और इंशाल्लाह अगर हम करेंगे तो ये कोई दूर की बात नहीं है। सादिया यूसुफ नंबर 1 तक पहुंची, मैं नंबर 1 तक पहुंची, हमारे कितने निदा नंबर 3 ऑलराउंडर तक पहुंचती, अनम, सादिया, ये लोग नंबर 2 तक पहुंचे।
तो नाम हमारे से पहले रहे हैं जिन्होंने ये ग्लास सीलिंग को Break किया, को ब्रेक किया है, तो इंशाल्लाह में आगे भी नाम मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और आई थिंक इसका एक आप अमली मुजाहिरा अगर करना चाहते हैं तो आपको हर कैपेसिटी में वुमेंस क्रिकेट को सपोर्ट करना होगा, चाहे वो हमारा किरदार है बतौर मीडिया प्रोफेशनल्स या किसी भी कैपेसिटी में। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डेडिकेटेड सब्जेक्ट। लेकिन एक बार फिर सादिया को बहुत मुबारकबाद हो। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ओमन फॉर पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट। वैसे नेटबॉल की जो हमारी नौजवान वुमेंस टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। एक बार फिर है कि वो जीत का तसलसल जारी है। 5 out of 5 विंस एंड नाउ इन द सेमीफाइनल्स, तो इसलिए बड़ी बात की जा रही है इस बारे में। यार ये नहीं कि मैं हमें शो का हिस्सा होते हैं तो बात करूं मैं, क्योंकि डिफरेंट आप ही करते हो, हम डिफरेंट शोज पे करते हैं। लिटरली वाइड शो है जो शायद इस पे बात कर रहा है। आई एम सॉरी टू से मैंने किसी को चैनल पे नहीं देखा और हैट्स ऑफ है, करना चाहिए। फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपकी लड़कियों ने बैक टू बैक विंग्स दी, 5वें जीत है, कोरिया जैसी तगड़ी टीम को शिकस्त दी, क्योंकि यहाँ पर नेटबॉल की आप बात करें तो एज सच कोई फैसिलिटी आपको इतनी ज़्यादा नजर नहीं आती। और अगर मैं अपनी भी बात करूँ कि मैंने नहीं देखा कि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट किसी ने शो किया उस साइड के ऊपर, वहाँ जाके कम्पीट कर रही हैं। फिर वही तो कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ वो है कि जीत रहे हैं तो हम सब बात कर रहे हैं। कप्तान वाली बात पे मैं जाऊँगा, लिटरली होता है यार कि ज़्यादातर टीम्स के अंदर आज भी वो सिस्टम है यार, एक जीत देखो तो फिर हम स्पॉन्सर पे बात करेंगे। यार वो मुझे बताओ कि जितना वो मेहनत करके लड़की ऊपर आ रही है टूर्नामेंट के अंदर जाके पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर रही है, 100% दे रही है, साइकोलॉजिकली अगर वो रिलैक्स नहीं है कोई भी प्लेयर, तो मुझे बताएं वो 100% कैसे जाके वहां पर देगा। हजार चीजें हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते फाइनेंशियली, कि आप बहुत कम ऐसे होंगे, ज्यादातर लोग बेचारे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते। हजार चीजें दिमाग में एक प्लेयर की चल रही होती हैं, उसको आपने सेटिस्फाई करना होता है। लेकिन जिस तरीके से हमारी इस वक्त फीमेल की स्पोर्ट्स की बात करो, बहुत सी डोमिनेशन लगी हुई है, चाहे वो आप पता है MMA फाइटर्स की बात करें, फीमेल्स हमारा कहीं ना कहीं डंका सुखा बजा रही हैं पाकिस्तान का नाम। उसके अलावा जब नेटबॉल की आप बात करें तो अल्लाह करे, ख्वाहिश है कि फाइनल्स तक इंशाल्लाह जीतें। बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहूंगा कि फाइनल्स तक पहुंचे, लेकिन देखिए हमारे डायनामिक्स में जीतना बड़ा जरूरी है, जीतना। और ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जीतेंगे तो कुछ होगा, लेकिन फाइनल्स तक जाएं चाहे सेमीज तक जाएं, बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं, काबिल एहतराम है, आए इनको हीरो वेलकम दें। देखिए बनता है यार, बिल्कुल बनता है। खाली मेरे wins का ख्याल नहीं से बनता, शानदार इस्तकबाल होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स। बट थैंक यू वेरी मच सना मीर, अवैस एंड खुरम फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जो भी रिजल्ट्स हों, अब सेमीफाइनल्स के लिए तो क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान की नेटबॉल टीम ने। हम बहुत पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये यूथ एशियन टाइटल अपने नाम करेंगी, लेकिन जब वो वापस आएँ रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स उनका एक शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।